जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का डिस्कशन हम अपना शुरू करते हैं द हिंदू के आर्टिकल पेंडेमिक विदाउट बॉर्डर्स साउथ एशिया रिवॉल्यूशन। ये आपके सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है। साउथ एशिया में कोविड-19 का प्रभाव कम दिखाई दिया। जिस हिसाब से पश्चिमी देशों में दिखाई दिया उतना प्रभाव साउथ एशिया में नहीं दिखाई दिया, परंतु लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी बहुत अधिक हो गई। यानी कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति बहुत नाजुक है। गरीबी मिटाने का जो आधी सदी में प्रयास किया गया था वो विफल होता हुआ नजर आ रहा है। इसका समाज और राजनीति पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कोविड-19 के सहारे क्रिमिनल्स को क्षमा कर दिया। कहा जा रहा है उन अपराधियों पर तमिल अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का अपराध था। पाकिस्तान में भी आर्मी की स्थिति और मजबूत हुई है और प्रधानमंत्री की स्थिति डाउन हुई है। नेपाल में भी राजनीतिक लाभ दिखाई दे रहे हैं कोविड-19 के। बांग्लादेश में भी विपक्ष लगभग खत्म हो गया है। भारत में भी केंद्र मजबूत होता नजर आ रहा है। वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर हो रहा है, तो भारत की पहचान जो सॉफ्ट पावर के रूप में है। अच्छा, सॉफ्ट पावर क्या होता है? जो दबाव डालने वाली चीजें ना हो उनका प्रभाव अधिक हो। जैसे भारत की सांस्कृतिक चीजें विदेशों में प्रभाव डालती हैं, वो सॉफ्ट पावर हुआ। लोग भारत से योगा को महत्व दे रहे हैं, ये सॉफ्ट पावर है। तो जैसे हमारा कल्चरल बॉलीवुड और जो सीरियल्स वगैरह देखे जाते हैं अफगानिस्तान वगैरह में, वो भी हमारे लिए वो भी हमें सॉफ्ट पावर बनाता है। परंतु यूएसए की पहचान हार्ड पावर के रूप में है और कहीं कहीं उसका सॉफ्ट पावर भी है। जैसे हॉलीवुड वगैरह को भी बहुत पसंद किया जाता है, पर हार्ड पावर उसका अधिक है। जैसे वो कहीं पे सेनाएं लगाता है, धमकियां देता है और जगह जगह अपना एक्शन लेता है कड़ा। तो भारत को भी कुछ लोग सलाह देते हैं कि आपको भी हार्ड पावर बनना चाहिए और जैसे अफगानिस्तान वगैरह में समस्याएं हैं, बलूचिस्तान आदि में, तो वहाँ अपनी सेनाएं भेजना चाहिए। सुपर पावर बनने के लिए हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों का होना आवश्यक है। अतः भारत को दोनों पर विचार करना चाहिए, लेकिन अपनी मूल संस्कृति को बनाए रखते हुए सभी कदम उठाने चाहिए। अगला आर्टिकल है नो रिलीफ फॉर द नाउ हियर पीपल। ये भी आपका सेकेंड पेपर से ही जुड़ा हुआ है। इसमें मजदूरों की जो स्थिति है उस पर चर्चा की गई है। लॉकडाउन की सर्वाधिक मार मजदूरों पर भी पड़ी है और वो भी सर्वाधिक प्रवासी मजदूरों पर। प्रवासी मजदूरों ने जब लॉकडाउन लग गया, उनके रोजगार बंद हो गए, तो उन्होंने पैदल ही अपने होम टाउन आना प्रारंभ कर दिया और भूखमरी, रास्ते में भूख प्यास के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। कहा जा रहा है कि भारत में गरीबों की मृत्यु कोरोना से कम और भूखमरी से अधिक हुई है, परंतु राज्यों ने उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लिया। बसों से घर वापसी की स्थिति लाई गई, परंतु यह पूरी तरह संभव नहीं हो पाया। इनके पास डाटा का अभाव था और इतने सारे लोग बस में आना संभव नहीं थे, अतः अब ट्रेन की भी शुरुआत की गई है। आंकड़ा बताता है कि लगभग 10 करोड़ माइग्रेंट वर्कर हैं, जो कुछ तो स्थायी रूप से प्रवासी हैं, यानी कि वहाँ पे उन्होंने नियत रोजगार शुरू कर दिए हैं। वो सब्जी का बिजनेस करते हैं या अन्य कोई बिजनेस करते हैं, टिफिन सेंटर चलाते हैं, कुछ भी इस तरह के कार्य करते हैं, वो वहाँ स्थायी रूप से बस गए। पर कुछ ऐसे हैं जो अपने गांव में खेतीबाड़ी का काम खत्म करके मजदूरी करने शहर चले जाते हैं, तो वो और अधिक प्रभावित हुए हैं। इनके घर लेकिन इंडस्ट्रीज पर भी इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इनके घर जाने से अब इंडस्ट्रीज में लेबर की कमी हो जाएगी। अतः कार्य जो सुचारू रूप से चलते थे उनमें अब व्यवधान आएंगे। और लेकिन एक समस्या ये भी है कि इन मजदूरों के लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि इन मजदूरों को काम की सुरक्षा नहीं है, इसलिए ये कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह पाते हैं, ना तो शहर में ना गांव में। मजदूरों के लिए कानून तो बहुत हैं, पर उन्हें जानकारी ही नहीं है और उनका ठीक से इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाता है, जागरूकता भी नहीं है। अतः सरकार को मजदूरों के लिए ये जागरूकता चलानी चाहिए, बताना चाहिए कि आपको क्या क्या कानून दिए गए हैं। तो इसका एक कारण शिक्षा का भी अभाव है।
इन्हें पैसा बहुत कम मिलता है। कई बार तो इनको जॉब पे रखने के लिए बिचौलिए आ जाते हैं बीच में, जो इन्हें जॉब पे ले जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 10 मजदूरों को किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए दिया, तो फैक्ट्री मालिक से जो पैसा लेता है उससे कुछ कटौती करके अपना हिस्सा बचा के मजदूरों को देता है, यानी कि जो नियत मजदूरी है उनमें से भी इनको कम प्राप्त होता है। वेतन भी रोक दिया जाता है कई बार कि आपका पिछला 2 महीने का वेतन तब दिया जाएगा जब आप आगे 2 महीने तक और काम करेंगे, तभी एक साथ आपको 4 महीने का वेतन मिलेगा। और इससे क्या होता है कि अचानक कभी घर जाना पड़ जाता है तो इनका वो पैसा डूब जाता है और वो शिकायत करते हैं कि मालिकों ने हमारा पैसा नहीं दिया। अभी भी यही हुआ कि 21 तारीख को लॉकडाउन हुआ, तो जो 20 दिन 1 तारीख से 20 तारीख तक जो मजदूरों ने काम किया वो पैसा उन्हें नहीं मिल पाया और वो पैसा मालिकों के पास रह गया जिनकी शिकायत मजदूरों ने की है। अगला आर्टिकल है ब्रिक्स अगेंस्ट कोविड-19। भारत दुनिया की तेजी से उभरती हुई फार्मेसी के रूप में अपनी साख को मजबूत किया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में भारत ने हाल ही में न केवल सार्क देशों को दवा का निर्यात किया है और खाड़ी में अपने विस्तारित पड़ोस में, बल्कि रूस, ब्राजील, इजराइल और अमेरिका के लिए भी भारत ने मंच तैयार किया है। एक समावेशी ब्रिक्स संचालित फार्मा गठबंधन जो सक्रिय रूप से टीकों के उत्पादन का भी पता लगा सकता है। मानवीय सहायता और आपदा राहत के प्रदाताओं के रूप में अपनी तुलनात्मक ताकत का प्रदर्शन करते हुए ब्रिक्स देशों को जब WHO और यूरोप और उत्तरी अमेरिका की साझेदारी में अपने प्रयासों को तालमेल और समन्वय करने की आवश्यकता है। दोनों बुरी तरह से महामारी से प्रभावित हैं। वायरस पर एक वैश्विक हमला करना है, लेकिन एक मजबूत संस्थागत HDR प्रतिक्रिया को वरीयता देने के लिए ब्रिक्स देशों को उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राकृतिक आपदाओं की एक पूरी श्रृंखला का मुकाबला करने के लिए मौजूदा आपदा प्रतिक्रिया तंत्र, संसाधनों और परिसंपत्तियों को पुनः सक्रिय करना पड़ सकता है। ब्रिक्स देशों के शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वित्तीय संसाधनों को आवंटित करने के लिए पहले से ही रास्ता दिखाया है। अगला एक द बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है कि कोरोना के बाद लैंगिक समानता में पिछड़ जाएंगी महिलाएं। जैसा कि माना जा रहा था, कोविड-19 के कारण लागू देशव्यापी लॉकडाउन में बेरोजगारों की तादाद में भारी इजाफा किया है। CMIE डेटाबेस के मुताबिक बेरोजगारी दर बढ़कर 21.1% पहुंच गई है। कोविड-19 के आगमन के पहले भी रोजगार की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हालत और बुरे हो गए हैं। चरणबद्ध ढंग से आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की अनुमति के साथ इस अस्वाभाविक रूप से ऊंची बेरोजगारी दर में कमी आएगी, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि एक बार जब कोविड-19 का टीका बन जाएगा और सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करना जरूरी नहीं रह जाएगा, बेरोजगारी एक बार फिर हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। इससे संबंधित और एक समस्या है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, वह है कि कोविड-19 के कारण आई मंदी के बाद महिला पुरुष या लैंगिक समानता पर बहुत बुरा असर होगा। भारत लैंगिक असमानता के मामले में कभी भी वैश्विक रैंकिंग में अग्रणी देशों में शामिल नहीं रहा, लेकिन सन 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की शुरुआत के बाद से भारत की स्थिति लगातार कमजोर ही हुई है। दिसंबर 2019 में आई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत 153 देशों की सूची में 4 स्थान फिसलकर 112वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 2006 में यह रैंकिंग 14 स्थान नीचे चला गया था। यह सूचकांक जिन 4 मानकों पर आधारित है वे हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति। इनमें से पहले 3 में भारत का प्रदर्शन कमजोर हुआ है। यह कमजोर प्रदर्शन भारतीय सामाजिक परिदृश्य पर नजर रखने वालों के लिए कोई बड़ा खुलासा नहीं है, परंतु चिंतित करने वाली बात यह है कि भारत महिलाओं को मिलने वाली आर्थिक अवसरों के मामलों में पाकिस्तान, यमन, सीरिया और इराक जैसे देशों के साथ निचले देशों में शामिल है। आर्थिक अवसरों तक कमजोर पहुंच को इस बात से समझा जा सकता है कि देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार घट रही है। सन 2011-12 में यह अनुपात 33.1% था, जो अपने आप में बेहद कम था, लेकिन 2017-18 तक 7.8% और घटकर 25.3% रह गया है।
यह गिरावट पुरुषों की हिस्सेदारी में आई गिरावट से दोगुना अधिक है। चूंकि यह गिरावट बेरोजगारी दर के 45 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के साथ और नोटबंदी तथा जीएसटी के खराब क्रियान्वयन के कुछ समय बाद आई थी, इसलिए यह कहना उचित होगा कि भारतीय महिलाओं को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों का खामियाजा उठाना पड़ा। अब कोविड-19 के बाद आने वाली मंदी में महिलाएं और बड़ी शिकार बनकर उभरेंगी। फिलहाल किसी तरह की रुझान का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि नौकरी जाने पर महिलाएं आसानी से पारिवारिक जीवन में खप जाती हैं। सीएमआई के महेश व्यास कहते हैं कि शायद यह भी एक वजह है कि इन महिलाओं की बेरोजगारी के खिलाफ कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। अगर देश के गरीबों और निम्न मध्य वर्ग की सामाजिक रूढ़िवादिता को ध्यान में रखें तो कह सकते हैं कि देश में लैंगिक अंतर का कम होना दूर की कौड़ी है। जब आर्थिक विस्तार ने महिलाओं के लिए अवसर तैयार किए थे तो यह रुख कमजोर पड़ा था। महिलाओं द्वारा अर्जित अतिरिक्त आय की सराहना की गई थी। बहुत संभव है कि लॉकडाउन हटाए जाने के बाद इस रुख में बदलाव आए। सबसे पहले रोजगार के अवसर तैयार होंगे जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के दबदबे वाले रहे हैं। मिसाल के तौर पर विनिर्माण श्रमिकों का काम, भवन निर्माण और फैक्ट्रियों का काम। हम जानते हैं कि महिलाएं ये सारे काम करने में सक्षम हैं, लेकिन नियोक्ता उनके साथ भेदभाव करते हैं। यही वजह है कि इंजीनियरिंग कंपनियों में पुरुष ज्यादा नजर आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट कारोबार में महिलाएं। आज तक यह बात स्पष्ट नहीं हुई कि बाकी दुनिया के उलट भारत में महिलाओं को कार निर्माण और रक्षा उत्पादन उद्योगों में काम क्यों नहीं मिलता। ये मुद्दा बहुत सोचनीय है। इस पर सरकार के साथ साथ समाज को भी बहुत अधिक ध्यान देना होगा। एक आर्टिकल है दैनिक जागरण का, विश्व स्वास्थ्य संगठन को सुधारे दुनिया। चूंकि WHO पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पे ये ध्यान देना चाहिए कि इस समय इसको रिन्यू करना चाहिए और इसके जो अधिकारी हैं जिन पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए और नए अधिकारियों की भर्ती होनी चाहिए। तो WHO फिर से एक सुदृढ़ संस्था के रूप में उभरेगा और अगर पहले भी यह निर्दोष है, इस तरह के जो आरोप हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे तो भी इस पर लोगों का विश्वास पुनः बढ़ जाएगा। तो आज इतनी ही जरूरी न्यूज़ थी जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर इसे ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।